गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने एक का ई पढ़ा था। कल एक का ई में किसी को कोई दिक्कत हो बता सकते हो, के बाद आगे बढ़ें। एक का ई हो गया। चलिए एक का एफ पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। दिया गया 6a+5, इससे पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो हम लोग जानते हैं पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, केवल एक घटा दिया जाता है। तो यहाँ भी इससे पहले आने वाला जो पूर्णांक होगा उसमें इसमें एक घटा दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे धन पूर्णांक 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें एक घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6a+5 -1, कितना आ जाएगा 6a+4। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आवाज सबको सुनाई दे रही है? सिक्स ए प्लस फोर, ठीक है। कौन सा विकल्प? सेकेंड नंबर सही हो जाएगा इसका विकल्प, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या अपरिमेय है ये देखना है, ठीक है। विकल्प दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर में दिया गया 22/7, सेकेंड नंबर में दिया गया है पाई, थर्ड नंबर में दिया गया है 0.69 और फोर्थ नंबर में दिया गया है 5/√16, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, 22/7 कैसी संख्या होती है? हम सब जानते हैं परिमेय होती है, ठीक है। 0.69 की अगर बात करें तो बटे नहीं करेंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 69/100 आ जाएगा। ये भी कैसे p/q के रूप की हो गई, ये भी परिमेय हो जाएगी, ठीक है। 5/√16 की अगर बात करें तो √16 का मतलब क्या होता है? √16 का मतलब आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। 5/4 भी क्या होगी? परिमेय होगी, पाई परिमेय। तो बता पाई। पाई हम लोगों ने पढ़ा भी है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सेकेंड इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक है। आवाज सबको सुनाई दे रही? ठीक है। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन दिया गया, संख्या 4√3 है। कैसी संख्या है 4√3? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं 4√3 क्या है। 4√3 की अगर बात करें तो ये √3 क्या है? √3 है अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये 4√3 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर,
ठीक है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या छांटना है हमको इसमें, देख लो कौन सी होगी। दिया गया √5, चलो ऊपर से मिटा दें, ये पहला क्वेश्चन था, है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है परिमेय संख्या कौन सी होगी। √5 दिया गया है फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में दिया गया है एक √1, थर्ड नंबर पे दिया गया है √1 प्लस √ के अंदर 1 + 4/9, और फोर्थ नंबर दिया गया है √ के अंदर 2.5। ठीक है, समझ गया ना। अब यहां से देखो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √1 की बात करें, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1/1 कर भी सकते हैं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो बटे में करके एलसीएम लेके हल करो इसको, कितना बन जाएगा ये 9 + 4 बटा में 9, 9 4 कितना होता है 13, √ के अंदर 13/9, यह आ जाएगा √13/3। √13 क्या है, अपरिमेय है, इसका मतलब ये वाली भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, √ 2.5 भी क्या होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर, इसमें भी सही हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है सबको, सबको आवाज मिल रही ना मेरी। अगला देखो 5वां नंबर, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित इसमें से परिमेय संख्या में छांटनी है। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है परिमेय संख्या छांटना है, इसमें 2.732416। फर्स्ट नंबर दिया गया है, विकल्प नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, 2.732 416। सेकेंड नंबर विकल्प क्या दिया गया है, डॉट 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 दिया गया है ना। ठीक है, इसके बाद √7 दिया गया है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे विकल्प क्या दिया गया है, थर्ड नंबर विकल्प दिया गया है 2.737373। ठीक है, 2.737373, ये एक से खत्म हो जाती है। और चौथा विकल्प दिया गया है अंडर रूट के अंदर 0.9, अंडर रूट के अंदर 0.9। ठीक है, तो इसमें परिमेय संख्या छांटना है हमको। ठीक है, अब इस वाली संख्या की अगर बात करें, इस वाली संख्या की, ठीक है, हम लोग x बराबर मानकर के परिमेय संख्या के रूप में उन संख्याओं को लिखते थे जिनमें पुनरावृत्ति होने लगती थी किसी संख्या की, है ना। इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही ना, इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसका मतलब इसको हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय हो गई। √7 तो जानते ही हो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है ना। इसके साथ साथ ये वाली संख्या भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कई प्रश्नावली में, ये कैसी संख्या थी,
अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक, अब इसकी बात करें, ये वाली संख्या थी, देख लो ये 7 3 दिखा हुआ, खत्म भी हो गया यहाँ से। इसका मतलब इसके बटे में एक करके 10 हटा के 6 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या कैसी हो जाएगी, 3/q के रूप की हो जाएगी और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, थर्ड नंबर। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी भी पूर्णांक m के लिए, समझना, किसी भी पूर्णांक m के लिए सम के रूप का, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य सम संख्या होती है। ठीक है, 2 से विभाज्य होती है सम संख्या। जब 2 से विभाज्य होती है तो यम कोई भी पूर्णांक हो, यम कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें 2 का गुणा करा दिया जाए तो कैसी संख्या आती है, सम संख्या आती है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है कि यम 2m क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक सम संख्या हो जाएगी। 2m जिस विकल्प में होगा वही उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, m m प्लस 1 2m 2m प्लस 1, यानी थर्ड वाला आंसर सही होगा। पहला विकल्प दिया गया m, दूसरा दिया गया है m प्लस 1, तीसरा दिया गया है 2m और चौथा दिया गया है 2m प्लस 1, है ना? ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें m की जगह कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 1 2 3, कुछ भी एक क्या है दिशा में, 3 क्या है दिशा में, 2 ही केवल सम संख्या इसमें आ रही है। इसका मतलब ये विकल्प तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद m प्लस 1 की अगर बात करें, m का मान अगर 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 आ जाता है, ये सम संख्या आ जाती है। सही है, 2 रखें m का मान तो 2 1 3 हो जाता है, ये भी सम संख्या हो जाती है। इसका मतलब ये भी उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? पूरी सभी संख्याएं सम नहीं आ पाएंगे इससे। ठीक, इसकी बात करें तो यहाँ पर यहाँ का कुछ भी रख दो, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा, 5 रखोगे तो 10 आएगा। मतलब यहाँ पर देखो सारी सम संख्याएं आ रही है, ये सारी क्या है, सम संख्याएं हैं, है ना? यहाँ पर जबकि हम विषम भी रख रहे हैं, सम भी रख रहे हैं, विषम भी रख रहे हैं, सम विषम, है ना? तो इस तरीके की संख्याएं रख रहे हैं, सम विषम करके रख रहे हैं, तब भी देखो सारी संख्याएं क्या निकल रही है, सम निकल रही है। इसका मतलब यही उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए यम का मान 1 रखो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं हो सकती, है ना? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। समझ गए ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, समझना, विषम पूर्णांक। ठीक है, बेटा इसको क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। विषम पूर्णांक पहला दिया गया है q प्लस 1, फर्स्ट नंबर दिया गया है q, सेकेंड नंबर दिया गया है q प्लस 1, थर्ड नंबर दिया गया है 2q और फोर्थ नंबर दिया गया है 2q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, q की अगर बात करें तो q का मान कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि q एक पूर्णांक है, तो 1 2 3 कुछ भी रखो। ठीक है, तो वही संख्या आ जाएगी 1 2 3, है ना? तो विषम सारी नहीं आएगी, इसमें सम संख्या भी इंक्लूड है, अंदर आ रही है, मतलब, है ना? इसमें सम संख्या भी आ रही है, इसका मतलब ये विकल्प तो गलत हो गया। बात करें इसकी, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2, विषम नहीं आ रही, है ना? इसका मतलब ये भी गलत हो गया। दूसरी की बात करें, 2 गुणा 1 बराबर 2, मतलब ये भी विषम संख्या आ गई, इससे भी विषम नहीं आएगी। ठीक है, अगर 2q प्लस 1 की बात करें तो 2 into 1 plus 1 is equal to 3 आ जाएगा। 2 into 2 plus 1
दो दूनी चार, एक कितना होता है 5 आ जाएगा। मतलब इससे देखा 2 3 रखोगे तब भी आएगा, ठीक है, तो विषम संख्या ही आएगी। कैसे संख्या आएगी? विषम संख्या। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2q + 1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये कौन सा हो गया? 7वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो दिया गया संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। अब सारी चीजों को हम देखेंगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सारी चीजों को देखेंगे। जो दिया गया है, हमारे पास दिया गया है n² - 1, n² - 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है यदि फर्स्ट नंबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर में दिया गया है पूर्णांक। n एक क्या है? यदि n एक है तो n है क्या? फर्स्ट नंबर में दिया गया है पूर्णांक, सेकेंड नंबर में दिया गया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और थर्ड नंबर में दिया गया है विषम संख्या। फोर्थ नंबर में दिया गया है सम संख्या। ऐसी सम संख्या, ठीक है। तो अब इन चारों चीजों को रख के देखना है n आखिरकार है क्या? 8 से विभाज्य होना है। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 0 भी होता है, पूर्णांक 1 भी होता है। तो पूर्णांक होता है 0 से लेकर के कहां तक होता है? अब हम मान लेते हैं 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं ना, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। मान लेते हैं 1 अगर रखे यहाँ पर, ठीक है, तो 1 अगर रखा हमने, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0 हो जाएगा, जो 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है? विभाज्य है। लेकिन यहीं पर हम 2 रख दे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 बराबर 3, 3 क्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये वाला विकल्प तो हो गया गलत, पूर्णांक नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या की बात करें तो पूर्णांक नहीं हो सकता, ये 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है, ये तो होती है। इसका मतलब इसी से हमें पता चल गया कि प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती। बात करें विषम संख्या की, विषम संख्या होती क्या है? विषम संख्या 1 3 5 है ना। विषम संख्या की अगर बात करें 1 3 5 7, अब यही रख के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0 हो जाएगा, जो 8 से क्या है? विभाज्य है। 8 से क्या है? विभाज्य है। दूसरे की बात करें 3 होता है, 3 का स्क्वायर -1, मतलब 3 का स्क्वायर 9 - 1 बराबर 8, 8 से क्या है? विभाज्य है ना, 8 से विभाज्य है। तीसरे की बात करें 5, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 24 भी क्या है? 8 से विभाज्य है। मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो यही हो जाएगा विषम संख्या। हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अगर सम संख्या की बात भी कर ले, सम संख्या से क्या आएगा? देख लो, सम संख्या 2 4 6 8 10 10, ये संख्याएं सम होती हैं। सम संख्या चल 2 का स्क्वायर -1, 2 2 4 -1 3 आ जाएगा। 3 जो है वो 8 से विभाज्य नहीं होती, 8 से विभाज्य नहीं होती, नहीं है। 8 से विभाज्य 3 नहीं होती है, इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा विषम संख्या वाला गलत हो जाएगा फिर, है ना। सही उत्तर जो होगा वो होगा क्या? विषम संख्या। सही उत्तर होगा वो होगा विषम संख्या। समझ में आया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, तो मिटा दें। चलो देख लो जल्दी से।
65 और 117 के एचसीएफ को 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो 65 छोटा होगा 117 से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यूज से ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए की जगह 117 आ जाएगा, बी की जगह 65 आ जाएगा, इंटू में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस 117 में 65 घटा दो, 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से शेषफल बचेगा 52, यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 52 बचेगा, ठीक है। यहाँ r इज इक्वल टू कितना 52, ठीक है, नॉट इक्वल 0, r में यहाँ 0 चाहिए। जब तक एचसीएफ कब निकलता है, जब r 0 के बराबर हो जाए। एचसीएफ कब निकलता है, जब r 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर r 52 है ना कि 0, ठीक है। तो इक्वल नॉट 0 के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर b और r, ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों को लेकर के पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, ठीक है। तो पुनः 65 और 52 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पर 65 और 52, इनमें 65 ही बड़ी संख्या है, तो 65 एक ही जगह हो जाएगी 52। अब कितनी बार जाएगा, अभी 65 देखो 52 के नजदीक ही है, तो एक बार चला जाएगा, ठीक है। घटा दो, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13 बचा, ठीक है। 13 से इसका आ गया आपकी बात। यहाँ r इज इक्वल टू 30 नॉट इक्वल 0, r 13 के बराबर है ना कि 0 के, ठीक है। तो पुनः 52 और 13 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तो पुनः करेंगे, पुनः क्या हो जाएगा, 52 इज इक्वल टू 13, गुणा में कितना हो जाएगा 4, प्लस में 6 तो कितना आ जाएगा आपकी बात 0, ठीक है। 13 चौको 52, 52 में 52 घटेगा तो 0 आ जाएगा। शेषफल आपकी बार यहाँ शेषफल कितना हो गया, यहाँ r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अतः HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। HCF कितना आ जाएगा, जो B का मान है वही HCF होती है, ठीक है। जो B का मान है यहाँ पर वही HCF होता है। HCF इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। जबकि हम प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि HCF को 65 या माइनस किस रूप में लिखा जाता है, 117 के रूप में लिखा जाता है। 65 या माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। जो 65 या माइनस 117 क्या है, एचसीएफ ही तो है, एचसीएफ ये है, एचसीएफ ये भी है, तो 13 के बराबर कर दो। 117 को 65 यम बराबर कितना आ जाएगा 13 प्लस 117, 65 यम बराबर आ जाएगा, यम बराबर आ जाएगा, यहाँ से जोड़ के रखो, 5 3 8 7 7 3 10, है ना, 1 1 2 2 1 3, 130 बटा 65, ठीक है। तो 2 से चला जाएगा, यानी कि m का मान कितना आ गया 2 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। m का मान कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 65 का भाग 130 में देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया,
जी जी हाँ हाँ विभाजन एल्गोरिथम क्या? से ना निकाल या एससीएफ यूक्लिड विभाजन से ना निकाल के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें तो तो क्या होगा? अगर विकल्प वाला क्वेश्चन है तो कर सकते हो, ठीक है, ओ, समझ रहे हो ना? अगर विकल्प वाला क्वेश्चन दिया गया है तो गुणनखंड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप ठीक है, समझ रहे हो ना? और अगर विकल्प में नहीं दिया गया है तब तुम्हें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके ही करना होगा, ठीक है? आ गया ना समझ में? विकल्प में अगर दिया गया है तो गुणनखंड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। चलिए, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड नंबर है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10वां नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त है ना? तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी, मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ ही निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। 70 और 125 में 5 और 8 क्रमशः घटा के एचसीएफ निकाल लेंगे, आ जाएगा? हाँ क्यों आ अजय जाएगा ना? 70 और 125 में 5 और 8 घटा देना है, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है, आसानी से आ जाएगा, ठीक। 13 ही इसका भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 70 और 125 दिया गया है, इसमें 5 घटाना है, इसमें 8 घटाना है, इसमें 65 बचेगा, इसमें 117 बचेगा, ठीक है। अभी 65 और 117 का एचसीएफ अभी अभी निकाला है पीछे, है ना? हाँ 65 और 117 का एचसीएफ अभी अभी निकाला है, 65 और 117 का एचसीएफ, ठीक है, निकाल लेना है, कितना आ जाएगा? अभी अभी निकाला है ना पीछे वाले क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, हाँ कर लोगे? हाँ है? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ना चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया गया यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b है। HCF निकालना है a और b का, है ना? चलिए बताएं। तो देखो क्या दिया गया है, a दिया गया है, a बराबर दिया गया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्या दिया गया? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और b बराबर दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया? एक्स वाई क्यूब दिया गया है, एक्स वाई क्यूब दिया गया है, ठीक है। ये है ना हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसके गुणनखंडों की बात करें, इसके अगर गुणनखंडों की बात करें, ठीक है, या फिर एचसीएफ सीधे सीधे करें, ठीक है, गुणनखंडों की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? x इंटू x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y हो जाएगा, ठीक है। हाँ चाहे वही रहने दो ना करो गुणनखंड, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ जानते हैं ना क्या होता है? एचसीएफ होता है इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन भाग दिखाई दे वो ले लेना, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन भाग दिखाई दे वो हमें उठाना है एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो कैसे करोगे? एचसीएफ ए कॉमा बी अगर निकालें यहां से, तो देखना यहां पर कॉमन भाग कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक्स वाई है ना,
यक्स में देखो कौन सा भाग यक्स वाला कॉमन दिखाई दे रहा है ना, केवल यक्स एक यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एक यक्स यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y वाले पद की अगर बात करें तो y कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, y स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, सबसे छोटी घात लिया जाता है तो y स्क्वायर, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। इसके बाद 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर q बराबर ए क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, एलसीएम निकालना है p और q का, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। p बराबर ए बी स्क्वायर लिखा है, p बराबर ए बी स्क्वायर है, ठीक है, और q बराबर है ए क्यूब b, q बराबर है ए क्यूब b, ठीक है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम p कॉमा q, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं समझना, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात लिया जाता है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी घातें दिखाई दे रही हो अलग अलग संख्याओं की, ठीक है। अब यहाँ पर a अलग संख्या है, b अलग संख्या है ना, तो a की सबसे बड़ी घात क्या है, हमको a क्यूब दिखाई दे रही है, b की सबसे बड़ी घात b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक। ये हो गया 12। उसके बाद 13 की अगर बात करें, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो हमने बताया था, ध्यान होगा कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाती है, अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाती है तो क्या कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय आती है ना। अगर घटा दिया जाता है मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दी जाती है तो अपरिमेय तब भी क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाता है, अपरिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाता है, तब भी क्या आती है, अपरिमेय आती है, अपरिमेय संख्या आती है हमेशा, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। परिमेय संख्या में अगर भाग कर दिया जाए अपरिमेय का तब भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कहा गया है, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो सदैव अपरिमेय संख्या, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 14 नंबर है ना, 14 नंबर में क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, कर पाओगे, हाँ कर लेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। और विकल्प में दिया गया, इस वजह से हम सीधे करेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। काटना शुरू करो यहाँ से, पहले 2 से ही कटेगा ना, ठीक है। तो 1 से पहले चाहे काट दो, तो 1 से तो 1 ही कटता है ना, 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर से 2 से कट जाएगा, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, ठीक है। जो संख्या कटने लायक होगी वही कटेगी, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब की बार
3 से कटेगी, 2 से अब नहीं कटेगी ना, 3 से कटेगी तो 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5, फिर से 3 से कट जाएगी संख्या, क्या आ जाएगा 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5 है ना। अब फिर 5 से कटेंगे, कितने से 5 से, तो 1 1 1 1 1 7 1 1 1, ठीक है। आपके पास 7 से कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, सब में 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये संख्या आ गई, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी, तो एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 7, इनका गुणनफल निकाल लो, 2 गुणा 4 गुणा 8, 8 ठीक है। 8 का 5 से गुणा कर लो, 8 का 40 है ना, 40 यहाँ लिख लो, और 3 सत्ते 21 है ना, 3 से का 9 सत्ते 61, 4 से 12 4 से 24 25 4 से 12 4 से 24 24 से 2520, कितना आ जाएगा 2520, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा इसका, समझ गया ना। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ में। अब 15 नंबर एक क्वेश्चन बचा है, जल्दी से देख लो इसको भी, ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। दिया गया है परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 14,587 दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो हमें इसके लिए केवल करना क्या है, हर की अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कितना दिया गया 14,587, 14,587 बटा में कितना दिया गया है 1250, 1250 दिया गया, तो हमें केवल हर को देखना है 1250, ठीक है। 1250 की अभाज्य गुणनखंड करने, 2 से कटेगा, 2 6 का 12, ठीक है, 2 गुना 4 2 पंचे 10 है ना। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 5 से, 5 के का 5 5 बनाएगा तो 125 आ जाएगा, फिर से 5 से कटेगा 5 आ जाएगा, फिर से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है, 2 की पावर 1 हो जाएगी और 5 की पावर 3 हो जाएगी, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 3, तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए 3 स्थानों तक क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार किन स्थानों तक, 3 स्थानों तक, ठीक है। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार संख्या, अतः संख्या 14,587 बटा में 1250 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दशमलव के 3 स्थानों पर समाप्त होगा, ठीक है। दशमलव के 3 स्थानों पर, 3 स्थानों पर समाप्त होगा। 4 स्थान, 4 स्थान तक हुई, 4 स्थान, क्या चीज 4 स्थानों के बाद हो जाएगी, सॉरी यहाँ 25 आ जाएगा ना, अभी 5 से और कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, कहाँ तक हो जाएगा 4 स्थानों पर, ठीक ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, 125 में भाग दिया था 5 का तो 25 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 का 25 में देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 हो गई ना अधिकतम घात, तो 4 स्थानों तक हो जाएगा, ठीक है। आगे ना समझ में कोई दिक्कत, ठीक है। ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, इस तरीके से पहला चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। अगला चैप्टर है बहुपद, जो हम कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, कल हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो परसों देखा जाएगा बहुपद, ओके, चलिए।